नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डेली जीके टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट 8 की। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। स्टैटिक जीके जीएस आपका मजबूत करने के लिए ये सीरीज़ चलाई जाती है। इस सीरीज़ के बाकी के पार्ट्स आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक बनकर आ रहा है, वहाँ से जा करके आप लोग बाकी के पार्ट्स भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ पर नियुक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी जी दोस्तों ये भारत के या आधुनिक भारत के पहले अर्थशास्त्री माने जाते हैं और ये एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किए गए थे एज ए प्रोफेसर। ठीक है, साइंस और मैथ के प्रोफेसर। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स के प्रोफेसर। तो फिजिक्स और मैथ के ये प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में, दादा भाई नौरोजी। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो 1867-68 में 1867 to 68 में इन्होंने सबसे पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और इन्होंने अपना अनुमान बताया था कि उस टाइम पर भारत में प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय जो है वो 20 रुपया है। कितना? 20 रुपया है। ठीक है, 1868 में ही इन्होंने बताया था। तो इसी वजह से इनको आधुनिक भारत का सबसे पहला अर्थशास्त्री माना जाता है। अच्छा, एक और इनका वचन है, इनका एक नारा कह लीजिए, इनका सेंटेंस है एक, दादा भाई नौरोजी जी ने इन्होंने कहा कि भारत की दुर्दशा का मूल कारण धन का बहिर्गमन है। धन का बहिर्गमन सिद्धांत का मतलब क्या? धन का जो भारत के धन का है, धन मतलब उसमें हर प्रकार के धन आ जाते हैं, चाहे वो भारत की कोई संपत्ति हो, कोई खेती हो, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल करेंसी ही। तो भारत की जो संपत्ति है, जो उत्पादन होता था, खेती होती थी, उन सब का बहिर्गमन, बहिर्गमन यानी कि बाहर जाना, उन सब का बाहर जाना ही भारत की दुर्दशा का मूल कारण है। ये वाक्य, ये सेंटेंस है दादा भाई नौरोजी जी का। क्लियर है? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था कल ही। 1885 को हुई थी स्थापना। ठीक है, और पहले जो बने थे अध्यक्ष वो थे WC बनर्जी, और दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? मैंने आपको इन्हीं का नाम बताया था कल। दूसरे अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। 1986 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और उसमें बनाया गया दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों तरल अवस्था में हो कोई, अगर लिक्विड स्टेट में है कोई मटेरियल, वो गैसीय अवस्था में हो जाता है अगर, तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। आप लोग पानी को उबलते हुए देखे होंगे। ठीक है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद उबल करके वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो इसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें बाकी की सभी चीज़ों के बारे में जान लीजिए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन दोस्तों उसे कहते हैं कि अगर कोई ठोस अवस्था में है, अगर कोई सॉलिड स्टेट में है और उसको अगर हीट किया जाता है, उसको अगर रूपांतरण किया जाता है, तो वो डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट ही गैस में, डायरेक्ट गैस स्टेट में वो चेंज हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप जनरली देखते हैं कोई भी ठोस मटेरियल होता है, उसको जब हीट किया जाता है तो वो पिघलता है, पहले लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके बाद गैसीय फॉर्म में आता है। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस रहने के बाद डायरेक्ट वो गैसीय फॉर्म में हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। और ऐसे जो मटेरियल हैं उनके कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कपूर हो गया, ठीक है, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सभी जो हैं वो ऊर्ध्वपातन, इनकी प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है। क्लियर? अच्छा, वाष्पीकरण आपने जाना कि लिक्विड को डायरेक्ट गैस में चेंज किया जाता है। अगर कोई गैस है वो अगर लिक्विड में दोबारा से हो जाती है चेंज, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है संघनन। ठीक है, संघनन कहा जाता है ऐसी प्रक्रिया को, अगर कोई गैस के फॉर्म में है और उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल बादल से पानी बरसता है। ठीक है, तो ये संघनन प्रक्रिया होती है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये दोस्तों छोटी छोटी डिफिनेशंस होती हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम, देखिए जड़त्व का नियम दोस्तों आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व या इनर्शिया होता क्या है, पहले इसको समझिए।
जड़त्व दोस्तों, अगर कोई वस्तु है वो अपने जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने का प्रयास करती है। अगर वो स्टेट चेंज होती है, ठीक है, तो वो किसी बाह्य बल के कारण ही हो सकती है। कोई अगर बाहर से फोर्स लगाया जाएगा तभी वो अपने स्टेट को, अपनी स्थिति को चेंज करेगी। कैसे? जैसे अगर कोई वस्तु है वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगाकर उसे गतिशील ना किया जाए, ठीक है। तो न्यूटन ने इसके लिए 3 नियम दिए हुए थे और उन्हीं 3 नियमों में से एक नियम ये भी है इनर्शिया का, जड़त्व का नियम। ये भी वही है नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर है दोस्तों? न्यूटन ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, क्या? प्रिंसिपिया नाम की बुक लिखी थी 1687 में। वो बुक बहुत ज़्यादा चर्चित है, इस बुक का नाम आपको याद रखना है। तो उसी बुक में इन्होंने अपने तीनों नियम दिए थे। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यही जड़त्व का नियम है जो मैंने आपको बता दिया है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, या न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई पिंड है उसके संवेग की परिवर्तन की जो दर है, संवेग की परिवर्तन की जो दर है वो उसके बल के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इसको आप अगर डिनोट करेंगे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन टी, ठीक है। उसके बाद फिर m जो होता है वो कांस्टेंट जुड़ जाता है तो हो जाता है F इक्वल टू एम इंटू ए। तो F इक्वल टू एम इंटू ए यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है ये सूत्र न्यूटन के द्वितीय नियम से ही निकलता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। F इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी एक्शन रिएक्शन का नियम इसे कहते हैं। कोई भी वस्तु है वो उस पर जितना भी एक्शन जिस फोर्स से लगाया जाता है उतना ही वो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन का नियम कहा जाता है। तो ये 3 नियम हुए न्यूटन के, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो इसे फ्रांसीसी हटा दीजिए, पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा दोस्तों ये पुर्तगाली था और ये कप्पड़ में, केरल के कालीकट में कप्पड़ नामक स्थान पर उतरा था, समुद्र के रास्ते भारत में आया था, ठीक है। केरल के कालीकट तट पर आया था और जैमोरिन के दरबार में आया था। किसके? जैमोरिन के दरबार में आया था। ओके, तो वास्को डी गामा आया था 1498 में, वहाँ से चला था 1498 में चला था और उधर कोलंबस निकला था अमेरिका की खोज में। दोनों एक ही राज दरबार में थे, ठीक है। जो वहाँ पर पुर्तगाल के जो पोप थे उन्होंने वास्को डी गामा को भारत में भेजा और कोलंबस को अमेरिका की तरफ भेजा था, ठीक है। हालांकि कुछ कहानियाँ मानी जाती है कि कोलंबस भी आ रहा था, उसका तूफान की वजह से जहाज़ जो है दूसरी दिशा में चला गया, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि पोप के द्वारा दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया था, वहाँ के पोप के द्वारा, ठीक है, पुर्तगाल के। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी सुविधा। अब देखिए, मॉडेम जो है दोस्तों ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, मैंने आपको बताया है। मॉडेम, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। ब्लूटूथ जो होता है ये वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। ब्लूटूथ ये वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा देता है। सेट टॉप बॉक्स जो होता है ये भी एक प्रकार का पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो बाहर से कनेक्ट की जा सके फिर डिस्कनेक्ट की जा सके, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो वायरलेस ना हो, ठीक है। तो सेट टॉप बॉक्स जो होता है ये भी पेरिफेरल डिवाइस है एक प्रकार का। तो ब्लूटूथ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए कम दूरी की सुविधा ये प्रदान करता है। ब्लूटूथ की रेंज 100 मीटर होती है, ठीक है। 100 मीटर तक ये कनेक्ट रह सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बिल्कुल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ भी है, जावा भी होता है, C# होता है, C लैंग्वेज भी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। POP3 ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। POP3 इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की। नेक्स्ट, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन प्रयोग कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? अब देखिए, इसके लिए एक वर्ड है अंडो। अंडू के लिए कौन सा यूज किया जाता है शॉर्टकट की?
तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, CTRL प्लस जेड का यूज़ किया जाता है अंडो के लिए, यानी कि जो पुराना कार्य आप किए होते हैं उसी पर दोबारा पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक और इसी का जस्ट अपोजिट होता है रीडू। रीडू में क्या होता है, ये कंट्रोल प्लस वाई, पहले इसका कमांड जान लीजिए, ये CTRL प्लस वाई की यूज से होता है, कंट्रोल प्लस वाई से। इसका काम ये होता है कि जो अंडू किए गए रहते हैं उसके अपोजिट में आ जाए, यानी कि जो हम पिछले बदलाव किए उसके बाद पीछे गए, फिर जस्ट अगर हमको अपोजिट वापस जाना है यानी अंडू के विपरीत में जाना है तो फिर हम रीडो का यूज़ करते हैं। क्लियर है? इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं MZT एजुकेशन, ठीक है, MZT एजुकेशन लिखे, फिर हमारा मन किया कि हम एजुकेशन को हटा दें, तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, एजुकेशन हट जाएगा, ठीक है, MZT बचा। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमने गलत कर दिया, फिर से हमें एजुकेशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। अभी तो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है, लेकिन जब कई कमांड होते हैं, कई प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हम दोबारा से कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे तो दोबारा से EDU एजुकेशन आ जाएगा वापस में, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों का यूज़। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करने के लिए। सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसको अगर कट करना हो यानी कि हटाना हो वहाँ से और कॉपी भी करना हो तो फिर कट का यूज़ किया जाता है। देखिए, कट और डिलीट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कट में क्या होता है, सिलेक्ट किए आप कोई डाटा, उसके बाद उसको अगर कट करेंगे तो वो कट होने के साथ यानी कि गायब होने के साथ साथ वो क्लिप बोर्ड में आपके स्टोर हो जाएगा, दोबारा से वो यूज़ किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा दोबारा से वही मटेरियल। लेकिन डिलीट के केस में क्या होता है कि अगर आप कोई डाटा सेलेक्ट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, तो वो फिर डाटा वहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, वो दोबारा पेस्ट करने पर नहीं आएगा। तो कट और डिलीट में ये अंतर हो गया। कंट्रोल प्लस V मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये पेस्ट करने के लिए काम आता है। जो डाटा आप सिलेक्ट किए हो, कॉपी किए हो या कट किए हो, उसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस Q होता है क्वाइट करने के लिए, O होता है ओपन करने के लिए, N होता है न्यू फाइल ओपन करने के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं कमांड होते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। S मतलब होता है सेव करने के लिए, A कंट्रोल प्लस A होता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। ये सब शॉर्टकट हैं, अगर आप यूज़ करोगे इसको, अगर प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तो फिर ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिकली यूज़ किया करो उसको। अगला है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है ये कौन सा प्रोसेस है? परमाणु रूपांतरण? बिल्कुल नहीं। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना, यानी कि कोई बड़ा परमाणु है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यही है परमाणु विखंडन। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे, एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर यानी कोलाइजन करना। तो कोलाइजन के केस में नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, ठीक है। ये हाइड्रोजन बम में यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर बम में क्या यूज़ किया जाता है? परमाणु विखंडन की प्रक्रिया यूज़ की जाती है, ठीक है। तो परमाणु विखंडन जो होता है उसमें परमाणु टूटते हैं, और परमाणु संलयन जो होता है उसमें परमाणु जुड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये सब जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, ये बहुत ही हाईली प्रिसाइज होनी चाहिए। इन सबको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम बनाना, ये सब चीज़ें। और हाइड्रोजन बम दोस्तों ये न्यूक्लियर बम की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम, अभी एक रसिया ने दावा किया था कि इसने 50 से 60 साल पहले ही हाइड्रोजन बम का एक परीक्षण किया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम, इन सब का प्रोसेस जानिए। एक वीडियो मैंने आपको दी हुई है, आप लोग सर्च कीजिएगा, केमिस्ट्री की वीडियो थी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ही अच्छे से उसमें आपको सब कुछ समझाया गया है कि कैसे क्या होता है, कैसे मंदक के रूप में किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। भारी जल का, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है रिएक्टर में मंदक के रूप में, स्पीड को स्लो करने में, कैसे स्पीड को बढ़ाई जाती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सारा कुछ उसमें बताया गया है। आप लोग वो वीडियो देखिएगा, डिटेल में आपको मिलेगी, बहुत अच्छी लगेगी। चलिए नेक्स्ट है, चलती लिफ्ट में एक व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जामिनर्स की, जो एग्ज़ाम के पेपर सेट करते हैं, उनका पसंदीदा टॉपिक होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, उसके वजन पर क्या असर होगा अगर लिफ्ट चल रही है तो? अगर चलती लिफ्ट मिले तो आप लोग समझिएगा एक सामान्य वेग से चल रही है। जब कोई लिफ्ट जो है वो सामान्य वेग से चल रही है तो कोई असर नहीं पड़ेगा व्यक्ति के वजन पर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भार नहीं चेंज अपना महसूस करेगा, तो भार चेंज नहीं होगा। अगर इन केस अचानक से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है तब भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ अचानक जाने लगती है तब भार घटा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सामान्य वेग से चल रही है तो भार नहीं बदलेगा। अगर इन केस लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तब क्या होगा?
तब दोस्तों शून्य का अनुभव होगा इसको, ठीक है। इसका भार प्रतीत होगा कि वो शून्य हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने की थी 1923 में। 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में इसकी स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की ये पिताजी थे, ठीक है। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली दोस्तों सदन में ब्रिटिश का विरोध करने के लिए, एक ब्रिटिश के विरोध में अपना पक्ष रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। कौन सी नदी है इनमें से जो अरब सागर में नहीं मिलती है। नर्मदा आप लोग देखेंगे ये छत्तीसगढ़ से निकलती है अमरकंटक से, उसके बाद अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी ये भी अरब सागर में जाती है। पेरियार नदी ये भी केरल में बहती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। महानदी ये दोस्तों उड़ीसा में बहती है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नदी महानदी। अच्छा, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, पेरियार नदी जो है केरल की प्रमुख नदी है। नर्मदा और ताप्ती इन दो नदियों से एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये भारत की दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी की नदियां आप लोग देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। लेकिन ये दो बड़ी नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। वैसे नदियां तो कई हैं, साबरमती वगैरह भी हैं गुजरात में, लेकिन बड़ी नदियों की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, नदियों पर मैं आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो दे चुका हूं, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे गंगा नदी तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, या फिर दक्षिण भारत की नदियाँ हों। तो ये 4 प्रकार से मैंने आपको वीडियो दी हुई हैं और आप लोग जाकर के देख सकते हैं हमारे जियोग्राफी वाले पार्ट में, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट में। आपको ये सारी वीडियो कहाँ मिलेगी, MJT ऐप में मिलेगी। MJT ऐप जाइएगा, ओपन कीजिएगा, उसमें स्टैटिक जीके के पोर्शन को, कैटेगरी को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो दोस्तों पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए सोनार सिस्टम का यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड नेविगेशन रेंजिंग को समझिएगा, इसमें होता क्या है कि जो पनडुब्बियाँ होती हैं, जो समुद्र के अंदर होती हैं, वो पनडुब्बियाँ होती हैं, उनको ट्रैक करने के लिए सोनार का कैसे यूज़ किया जाता था। इसमें दोस्तों साउंड की वेव्स को भेजा जाता था। साउंड की वेव्स अगर कोई आगे सामने कोई पार्टिकल है, कोई बड़ा वस्तु है, उससे टकरा करके वापस आती थी। जब वो वापस आती थी इको होकर के, तो फिर उसी का हाफ कर लिया जाता था, टाइम निकाल लिया जाता था। तो इसी बेसिस पर ये पता लगाया जाता था कि वो पनडुब्बी जो सामने वाली है वो उससे कितनी दूरी पर है स्थित, ठीक है। तो ये हो गया साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक वैसे ही जैसे रडार काम करता है। रडार कैसे काम करता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजा जाता है। तो ये भी यही पता करता है सामने जो पार्टिकल होता है, जो बड़ा पिंड होता है, उससे टकराता है, टकरा करके वापस आता है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजा गया रहता है। तो जब टकरा करके वापस आया जाता है तो जितने टाइम में आता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी दूरी निकाल ली जाती है, ठीक है, हाफ करके। ऐसे ही साउंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पानी में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजना उतना अच्छे से पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है, एक्यूरेसी आ नहीं पाती है, इस वजह से वहाँ पर साउंड की वेव भेजी जाती थी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही यूज़ होना शुरू हो गया था, हालांकि अभी भी यूज़ की जाती है। रडार सोनार प्रणाली अभी भी यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध खजुराहो के स्मारक कहाँ पर स्थित हैं। तो प्रसिद्ध खजुराहो के स्मारक दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। देखिए खजुराहो के जो स्मारक हैं दोस्तों ये चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी खजुराहो, मध्य प्रदेश में अभी ये स्थित है, छतरपुर जिला में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो में दोस्तों कंदारिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर विख्यात है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है कंदारिया महादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नक जी थे और चंदेल वंश की राजधानी थी मध्य प्रदेश की खजुराहो, ठीक है। खजुराहो जो अभी वर्तमान में छतरपुर जिले में है, ये बहुत ही प्रमुख स्मारक माना जाता है वहाँ पर। अच्छा, चंदेल वंश से एक और क्वेश्चन बनता है। चंदेल वंश के परम मर्दी देवल थे, उनके दरबार में आल्हा उदल नाम के 2 सेनापति रहते थे। किस नाम से, आल्हा उदल नाम के 2 सेनापति रहते थे। ये चंदेल वंश से ही संबंधित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक का कितना मीटर लंबा होता है पाचन तंत्र। तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों टोटल 9 मीटर। आप लोग देखते होंगे जब भी मानव शरीर की संरचना तो कुछ बीच में ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, तो यही पाचन तंत्र की ये
पूरा पाचन तंत्र होता है मुंह से लेकर के गुदा तक का। इसकी टोटल लंबाई, क्योंकि ये लिपटी हुई रहती है, इसकी टोटल लंबाई होती है 9 मीटर की। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आमतौर पर वर्णांधता क्या होती है? तो कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों एक आनुवांशिक प्रकृति है, एक जेनेटिक नेचर होता है, ठीक है। आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, ये सब आनुवांशिक लक्षण होते हैं। अब देखिए वर्णांधता में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है या जो रोगी होता है वो रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं पा पाता है, ठीक है। रेड और ग्रीन यानी लाल और हरा रंग को पहचानने में उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैक्सिमम देखा जाता है ये रोग पुरुषों में ही होता है, लेकिन इस रोग की जो वाहक होती हैं वो स्त्रियाँ होती हैं। स्त्रियां भी प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती है। अगर दोनों गुणसूत्र जो होते हैं वो इफेक्टिव पाए जाते हैं, XY ग्रुप गुणसूत्र होता है, आपको पता है, आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, XY जो होता है ये गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में, पुरुषों में। XX जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है। अगर वर्णांधता तभी इफेक्टिव हो जाएगा, स्त्रियों को भी प्रभावित करेगा, अगर इसके दोनों गुणसूत्रों में जो है ये वर्णांधता का असर देखने को मिलता है तो। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग लास्ट 1 ईयर की ई बुक परचेज़ कर सकते हैं हमारे चैनल से, MZT ऐप से जा करके। वहीं पर आपको सितंबर मंथ की और भी बहुत सारे जो पिछले 1 साल से जितने भी मंथ आए हैं सभी की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर की, साथ ही साथ और भी एडिशनल ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, जैसे यूपी स्पेशल GK और भी कई एग्जाम से रिलेटेड ई बुक्स मिल जाएंगी। तो आप लोग MZT ऐप में ई बुक सेक्शन में जा करके परचेज़ कर सकते हैं। ई बुक हमारी जो होती है दोस्तों ये बेस्ट ई बुक है, आप लोग कोई सी भी एक ई बुक ले करके परचेज करके उसे पढ़ करके देख सकते हैं। उसमें फुल डिटेल नॉलेज के साथ आपको दिया गया रहता है, प्रैक्टिस सेट भी फ्री में दिया जाता है। अगला है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 93 मीटर। एक समय था जब काफ़ी समय तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी, लेकिन सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन जब से हमारा बना स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे ज़्यादा ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, सबसे ऊंची स्टैचू कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि इंडिया में है, गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इस पर मैंने आपको वीडियो दी है, डेडिकेटेड वीडियो, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑडियो रिवीजन भी दिया गया है, इसको भी आप लोग सुन करके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों इसे 1886 में बनाया गया था, 1886 में बनाया गया था और फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया था। फ्रांस के एक थे कलाकार, उनके द्वारा बनाया गया था और फ्रांसीसियों का अमेरिका को गिफ्ट माना जाता है ये, ठीक है। इसमें मैं फ्रांस को ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इससे दोस्तों अमेरिका वालों को फ्रांस वालों की तरफ से गिफ्ट माना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला है पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच में किससे फैलता है? पीला बुखार या पीत ज्वर। पीत ज्वर दोस्तों मुख्यतः इंसानों में मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। देखिए दोस्तों मादा मच्छर जो होते हैं यही मैक्सिमम काटते हैं जिनसे रोग फैलता है, ठीक है। मादा मच्छर के काटने से पीत ज्वर होता है, मादा मच्छर के काटने से ही डेंगू भी होता है, ठीक है। डेंगू के लिए मादा एडीज एजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। किससे? मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। चिकनगुनिया भी इसी मच्छर के काटने से फैल सकता है, मादा एंडीज मच्छर से। मलेरिया रोग का वाहक भी मच्छर ही होता है, फाइलेरिया रोग का भी वाहक कहीं न कहीं मच्छर ही होता है। क्यूलिलेक्स मच्छर जो होते हैं उसके दंश से कृमि फैलता है और उसी कृमि से फाइलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। बाकी जो पानी होता है और वायु होता है, गंदे पानी के सेवन से, दूषित पानी के सेवन से हैजा, टाइफाइड वगैरह हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, जब दूध खट्टा होता है तो किसका उत्पादन होता है? दोस्तों दूध खट्टा जब होता है तो फिर लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड दूध में ही पाया जाता है। दूध में कैसीन भी पाया जाता है, ये भी बहुत पूछा गया है। कैसीन, दूध का कलर जो वाइट होता है वो इसी कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब दूध की शुद्धता कैसे मापी जाती है? इसकी शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए लैक्ट जहाँ पर मिल जाए आपको, लैक्ट वर्ड मिल जाए किसी भी वर्ड में तो आप समझिएगा दूध से ही संबंधित है, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, चाहे वो लैक्टोमीटर हो, ठीक है, चाहे वो लैक्टोज हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो दूध समझ लीजिएगा, उसका आंसर कहीं ना कहीं होगा। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कलर जो होता है वो लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल ग्रह दिखता है। पृथ्वी के समान ये भी है, 2 ध्रुवीय एक ग्रह है। पृथ्वी में जैसे 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी, ऐसे ही मंगल ग्रह पे भी हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी के पास में ही है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चौथा नंबर पड़ता है, ये जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। मंगल ग्रह से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? मंगल ग्रह पर दोस्तों फोबोस और डिमोस नाम का दो उपग्रह होता है, फोबोस और डिमोस, इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह का ही उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ये मंगल ग्रह पर ही है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पर है। ओलंपिया की ऊंचाई की बात की जाए तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसके 3 गुने के बराबर में है, ठीक है, लगभग 3 गुने के बराबर में है निक्स ओलंपिया। अब आप समझ सकते हैं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्यों है ये। नेक्स्ट, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल त्यौहार ये दोस्तों नागालैंड का त्यौहार होता है, इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रक्ताल्पता स्थिति किस वजह से होती है? रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी क्यों हो जाती है? तो दोस्तों ये आरबीसी की कमी से हो जाता है। आरबीसी की कमी जब खून में होने लगती है तब फिर रक्ताल्पता की यानी एनीमिया जिसे कहते हैं, इसकी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। एनीमिया भी वर्ड बहुत चर्चित है, रक्ताल्पता अगर आपको ना दिखाई दे, एनीमिया कभी कभी हिंदी में लिख देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वही है मतलब हुआ इसका। तो आरबीसी में जब कमी होने लगती है तब फिर इसका आता है, इसकी ऐसी स्थिति आ जाती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण दोस्तों बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, कभी कभी पूछ लेता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है, ठीक है। यकृत और प्लीहा में भ्रूण अवस्था में होता है, बाकी जनरली बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 जो होता है और फोलिक अम्ल, ये दोनों ही सहायक होते हैं, फोलिक अम्ल और विटामिन B12, ठीक है। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, WBC की कमी हो जाती है, तब क्या होता है? तो प्लेटलेट्स की जब कमी होती है तब दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, यानी खून बहना बंद नहीं होता, रुकता नहीं है। WBC की जब कमी हो जाती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, ठीक है। अभी कोरोना काल में ये WBC के बहुत सारे मामले देखने को मिले, सभी लोग इम्यूनिटी बढ़ाने, इम्यूनिटी बूस्ट करने को लगे हुए हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है, WBC की कमी होने लगती है, ठीक है। चलिए, अगर WBC हमारा मजबूत रहेगा तो रोगों के प्रति लड़ने की हमारी क्षमता मजबूत रहेगी। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? अब देखिए यहाँ पर दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात हो रही है, तो कैसे हटाया जा सकता है? उन पर महाभियोग ला करके हटाया जाता है। महाभियोग कहाँ पर लाया जाता है? संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है, ठीक है, महाभियोग। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इलेक्शन कमीशन आ गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी का कोई जोर, कोई दबाव नहीं होगा। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है 324 में। दोस्तों भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, वर्तमान में जो कि सुनील अरोड़ा जी हैं। इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक तो सुशील चंद्रा जी हैं और एक आ गए हैं राजीव कुमार। अभी अशोक लवासा जी थे लेकिन वो ADB के बन गए उपाध्यक्ष, तो उनकी जगह पर अब राजीव कुमार जी को बनाया गया है भारत का चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और 2 सहायता के लिए चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल दोस्तों गन्ने से प्राप्त किया जाता है, गन्ने से, ठीक है। अभी आपको याद होगा, अभी 6 से 8 महीने पहले करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आया था, योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में एक गन्ने से एथेनॉल उत्पन्न करने की एक मिल का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हर एक चीज़ कनेक्ट करके पढ़ते हो तो फिर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, इस वजह से आवाज़ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। गन्ना का जो खोई होता है उससे बिजली प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चावल में थायमीन पाया जाता है। अगला है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों को अध्ययन को दोस्तों इसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गिद्ध जो हैं ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, ये
सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाले पक्षी माने जाते हैं? गिद्ध। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलम, ठीक है। कूलम होता है एसआई मात्रक इसका। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हुआ, ऐसे ही बाकी के विटामिन से भी की कमी से भी कुछ ना कुछ रोग होता होगा। तो बाकी के विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, विटामिनों के रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं, या फिर विटामिन कौन से किसमें घुलनशील होते हैं, जल और वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं, इन तीनों पर मैं अलग अलग 3 वीडियो दिया हूँ ट्रिक वाइज। इन तीनों की ट्रिक अगर आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए टाइम निकाल करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। आपसे इसमें मैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2-3 पॉइंट को आप लोग कवर करेंगे तो अच्छे से डिटेल हो जाएगा। आप लोग को बताना है किस से किस अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मीडिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, स्पेशली ये भी आप बताइएगा। शिक्षा संबंधी अधिकार किस में किया गया है, ये आप बताइएगा, ठीक है। बाकी के कितने मौलिक अधिकार होते हैं ये तो आप बताएंगे। इतने क्वेश्चन आप लोग इससे आंसर कीजिए कमेंट करके फटाफट। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा देश, उस दिन ही अभी आपको बताया गया था इसी सीरीज़ में डेली जीके टेस्ट में ही, ये सबसे बड़ा देश रसिया होता है, सेकंड पर कनाडा का नंबर आता है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर अमेरिका आता है, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर भारत, 8वें पर आता है अर्जेंटीना का नाम, और 9वें पर आता है कजाकिस्तान, 10वें पर आर्मेनिया। तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन इसमें कनाडा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जोनास साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। मैडम क्वेरी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की और रेडियम धातु की खोज की थी, इस वजह से इनको 2 बार नोबेल मिल चुका है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? तो इन्होंने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, ठीक है। नेक्स्ट, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं को अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। आप लोग ALU का फुल फॉर्म अगर लिखेंगे अपने आप आंसर मिल जाएगा, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्त, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं भी डेली आपके लिए लाऊंगा ये सीरीज़। अगर आप लोग शेयर करते रहोगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रोजाना डेली इवनिंग में भी डेली जीके टेस्ट दीजिए, मॉर्निंग में आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।